तो हम वापस आ गए हैं मैक्सवेल सर चैनल में। हम बात करने वाले हैं आज आपके एनडीए में जो आपके बायोलॉजी का पेपर आया था 2025 के आपके फर्स्ट वाले एग्ज़ाम में। तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें जो आपके बायो के क्वेश्चंस आए थे उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड उनके पीछे का जो लॉजिक है, जो उनके पीछे का क्रक्स है, जो बेसिक्स हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द लैक्टिक एसिड दैट गेट्स accumulated in the muscle cell during rigorous exercise causing muscle cramps is produced from। मतलब कि जो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में हमारी मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जो हमारी मस्कुलर सेल्स होते हैं, हमारे मसल के सेल्स होते हैं, जब हम रेगुलस एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय उसमें आपका लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को मसल में क्रैम्प्स होते हैं या दर्द होते हैं, तो वो हमारा किससे बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक है एटीपी, एक है आपका पायरूवेट, फिर आपका इथेनॉल एंड ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पायरूवेट। तो जो आपका पायरूवेट होता है उसकी वजह से आपका लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है हमारे मस्कुलर सेल्स में। अब कैसे होता है देखो, अब क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब आपकी हो रही है, एक मिनट, ठीक है। अब इसके टाइम पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है कि जो लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, जो आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपकी रेस्पिरेशन होती है उसको आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन कर जाता है पायरूवेट में। ठीक है, ये जो आपका ग्लूकोज से पायरूवेट बनने की साइकिल होती है इसको आपका ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इसकी वजह से ही ये जो पायरूवेट है ये आपका फिर आगे इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब आपका होता है तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होकर आपके मसल सेल्स में जमने लग जाता है। ठीक है, चलो, अब इसमें हमारे पास जो बाकी ऑप्शन है एक बार उसके बारे में भी बात करते हैं। तो एटीपी जो है, एटीपी आपका हमको पता है कि जब ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है तो उससे हमारे को एटीपी मिलता है, जब आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो हमारे सेल्स जो है वो एटीपी जो होता है आपका एनर्जी की तरह उसको यूज़ करते हैं, इसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपका लैक्टिक एसिड में नहीं कन्वर्ट हो रहा होता। ठीक है, देन जो आपका इथेनॉल होता है, इथेनॉल जो है आपका ये एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से बनता है। ठीक है, जब आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है कहीं पे, ठीक है, ईस्ट की प्रेजेंस में, तो उस समय ये आपका इथेनॉल बनता है। यह हमारी बॉडी में नहीं बनता, यह हमारी मसल्स में नहीं बनता। ठीक है, और जो नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज भी हमारे को पता है कि ये एक इनिशियल सबस्ट्रेट है। ठीक है, इससे आगे जाके आपका जो लैक्टिक एसिड है वो पायरूवेट की वजह से बनता है, लेकिन ये आपका किसी से नहीं बनता। ठीक है, चलो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ चेन ऑफ पेप्टाइड कंटेनिंग लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द। ठीक है, यहाँ हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि भाई अगर एक चेन ऑफ पेप्टाइड्स है, ठीक है, एक ये चेन ऑफ पेप्टाइड्स है, ये एक सीक्वेंस में लगी हुई है अमीनो एसिड्स की, ठीक है, और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स है, तो भाई ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे पेप्टाइड्स हैं आपके, ठीक है, और ये अमीनो एसिड के एक सीक्वेंस में लगे और बीच में ये जो बॉन्ड्स है ये क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, तो ये बेस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे को क्या पता है कि भाई जो जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स में हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और अमीनो एसिड की लिंकेज होती है उसमें बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो यानी कि ये है तो हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, और इसीलिए हमारे को यहाँ पे आपके जो दे रखे हैं ऑप्शंस, ये भी आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ही दे रखे हैं। जो हमारा प्रोटीन होता है उसके चार टाइप के आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी, एक होता है क्वाटरनरी। ठीक है, अब प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में आपका होता है लीनियर सीक्वेंस। ठीक है, लीनियर सीक्वेंस होता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं एंड देन उसके बारे में हम आगे सही आंसर जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करते करते आपको पता चल जाएगा। जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है ये आपका अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट का होता है। ठीक है, अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है, अब यहाँ से ना इसकी थोड़ी बीडिंग होनी चालू हो जाती है। ठीक है, एंड आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टर्शरी में क्या होता है, टर्शरी में आपकी 3D फोल्डिंग होती है।
ठीक है, ये यहाँ से ना फोल्डिंग और कॉइलिंग चालू हो जाती है। और जो क्वाटरनरी होता है आपका, इसमें आपकी मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स की चेन होती है। ठीक है, मल्टीपल चेन्स। ठीक है, मल्टीपल चेन्स होती हैं यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो अब हमारे को यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हमारे को जस्ट एक लीनियर सीक्वेंस बताए। लीनियर का मतलब ऐसे लंबाई में। ठीक है, यहाँ पे हमें लीनियर सीक्वेंस बोला है। तो लीनियर सीक्वेंस बोला तो यानी हमारा आंसर क्या है, ए हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं बच्चों साथ में आपको ये पूरा अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि अगर आपके पास कुछ और पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आपके पास उसका भी आंसर हो, आपके बेसिक्स साथ में क्लियर होते हुए चले। ठीक है, सो बेसिकली प्रोटीन का आधार कार्ड होता है ये जो हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, और ये जो अमाइनो एसिड की लिंकेज होती है ये आपके प्रोटीन का आधार कार्ड है। अगर ये हल्का सा भी इधर से उधर हो गया तो आपका जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगा या वो गलत बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कैम्बियम आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अब कैम्बियम जो होता है आपका, कैम्बियम क्या होता है, पहले सबसे पहली बात हमें कैम्बियम को समझना पड़ेगा। ठीक है, कैम्बियम आपका क्या करता है कि ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आपका ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये दूसरा जो आपके स्टेम की ग्रिड होती है, ठीक है, ग्रिड होती है जो स्टेम की, उसके लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो उसकी मोटाई होती है उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपका कैम्बियम होता है। ठीक है, तो अब जो कैम्बियम है आपका, हमारे को एक चीज़ और पता है कि भाई जो आपके आपका जो मेरिस्टेम होता है, यहाँ पे मेरिस्टेम मेरिस्टेम आपका दे रखा है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम एंड आपका परमानेंट टिश्यू दे रखा है। ठीक है, अब तो मेरिस्टेम्स आपके क्या होते हैं, हमें ये पता है कि भाई जो मेरिस्टेम्स होते हैं वो आपके 3 टाइप के होते हैं। ये जो आपके मेरिस्टेम्स होते हैं ये आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक आपके हाइट ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है, जिससे कि प्लांट की हाइट बढ़ती है। ठीक है, एक होता है आपके हाइट ग्रोथ के लिए। कौन सा किसके लिए होता है वो मैं अभी आंसर डिस्कस करके बताऊंगी। ठीक है, सेकंड जो होता है आपका वो आपका इंटर नोडल ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, इंटर नोड ग्रोथ क्या होती है, जैसे आप लोगों ने गन्ने का प्लांट देखा होगा। ठीक है, उसमें गांठें होती हैं। जैसे ये गन्ने का अगर वो है प्लांट है, ठीक है, गन्ने का पेड़ है आपका, तो उसमें ना ऐसे गांठें होती हैं बीच में, तो इनको ना नोड्स कहते हैं। अब इस नोड के ये जो बीच की ग्रोथ होती है इसको आपका इंटर नोड ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ये ग्रोथ के इन नोड्स के बीच की जो ग्रोथ हो रही है। ठीक है, देन जो थर्ड टाइप होता है आपका वो होती है थिकनेस। ये जो हमने ग्रेड ऑफ स्टेम की बात करी, जो सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये होती है आपकी थिकनेस। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे तो 3 टाइप के मेरिस्टेम्स हैं। हमें ये पता है भाई परमानेंट टिश्यू तो कैम्बियम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है आपका, ये जो कैम्बियम है आपका ये परमानेंट टिश्यू में नहीं फॉल कर रहा है, ये थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो हमें 3 टाइप के मेरिस्टेम पता है उसमें से उसमें ये आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लेटरल मेरिस्टेम। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है आपका वो थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो आपका एपिकल मेरिस्टेम होता है या आपका हाइट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका रूट्स और शूट्स की टिप्स पे। ठीक है, और जो इंटरनोडल होता है वो आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो इंटरनोड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है दैट व्हाट हैपेंस व्हेन द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब कि ऐसा खाना जिसमें आपका फैट है और ऑयल है आपका, ठीक है, वो आपका फूड मटेरियल बहुत टाइम के लिए बाहर छोड़ रखा हो, मतलब कि बहुत लंबे टाइम के लिए आपने बाहर रखा है, उसे फ्रिज के अंदर नहीं रखा, आपने उसे बाहर ही छोड़ दिया, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा वो है ए, फैट एंड ऑयल जो है उस फूड में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसे आपका क्या कहते हैं, इसे आपका रेंसिडिटी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपका रेंसिडिटी भी कहते हैं। बच्चों आप लोगों को ना घर में मम्मी भी डांटती होगी कि भाई दूध को रात को बाहर मत छोड़ना, दूध को फ्रिज के अंदर रख देना। ऐसा क्यों बोलती है, क्योंकि जो दूध होता है दूध में आपका फैट्स होते हैं। ठीक है, अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए बाहर छोड़ दोगे तो सुबह आपका दूध फटा हुआ मिलेगा।
ठीक है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो रेंसिड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है कि रेंसिडिटी आती है, बैड स्मेल आता है, फाउल टेस्ट आने लगता है। ठीक है। तो जिस चीज़ में आपका फैट एंड ऑयल होता है वो आपका, अगर आप बाहर लंबे टाइम के लिए छोड़ रहे हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपको ऑक्सीजन होता है वो आपका फैट एंड ऑयल्स के साथ में रिएक्ट करता है और उसको आपका ऑक्सीडाइज करता है, जिससे आपका क्या आता है, आपको एक बैड स्मेल एंड टेस्ट मिलता है। ठीक है। बैड स्मेल एंड टेस्ट मिलता है। ठीक है। रिडक्शन नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो कि यहाँ पे आपका एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है। आइस कवर्ड जो है आपका, ये भी इरेलीवेंट है, इसका यहाँ पे कोई रेलिवेंस नहीं है। आइस तो कैसे उसके ऊपर जम सकती है जब वो बाहर रखा हुआ है नॉर्मली। ठीक है। इतने ठंडे इलाके में तो हम लोग नहीं रह रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज़ बाहर रखी है या बहुत टाइम के लिए छोड़ दी है तो उसके ऊपर आपकी बर्फ़ जम जाएगी। ठीक है। नो रिएक्शन टेक प्लेस भी आपका नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी पकी हुई है या उसमें आपके फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, तो कोई ना कोई रिएक्शन वहाँ पे होता ही होता है। कोई ना कोई रिएक्शन आपका करेगा ही करेगा वहाँ पे आपका एक्ट। ठीक है। ऐसे ही जैसे अभी हमने दूध की बात करी थी, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, समोसे या पकौड़ों के साथ में आप ये रिएक्शन, मतलब ये चीज़ करके देख सकते हो। अभी होली आने वाली है, सबके घर पे दाल के पकौड़े तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। या नॉर्मल आलू प्याज के पकौड़े बनेंगे, 2 दिन के लिए बाहर छोड़ देना, सड़ जाएंगे पूरे। उनमें से टेस्ट आपको बिटर आने लगेगा, स्मेल उसमें से गंदी आने लगेगी। ठीक है। इवन क्या होता है कि जैसे अगर सब्ज़ी भी गर्मियों के टाइम पे आप बाहर छोड़ दो, गर्मियों के टाइम में आपकी ऑक्सीडेशन जो है वो जल्दी होती है, ठंडियों के टाइम पे लेट होती है। ठीक है। तो दाल या सब्ज़ी भी अगर आप बाहर छोड़ दो तो उससे भी आपकी यही रेंसिड वाली स्मेल आने लगती है। ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अब पूछा गया है हमारे को कि विच इज़ द करेक्ट बेस पेयरिंग फाउंड इन द नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे पेयर्स बता रखे हैं। ठीक है। डीएनए का मॉलिक्यूल हमारा कैसे होता है, डबल हेलिकल होता है। ठीक है। अब डबल हेलिकल पेयर के लिए क्या होता है कि एक यहाँ से और यहाँ से आपका जो बेस है ये आपस में आपकी पेयरिंग बनाते हैं। ठीक है। दोनों हेलिक्स में, तब जाके ये जो होता है ये इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे पेयरिंग दे रखी है और ये पूछा है कि भाई इसमें से आपकी जो करेक्ट बेस पेयर है वो कौन सा है। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा ए। ठीक है। एडेनिन पेयर्स विथ थाइमिन। ठीक है। जो एडेनिन होता है आपका वो आपका थाइमिन के साथ जाता है। तो ये आपका जो आपकी बेस पेयरिंग का रूल है ना, इसे आपका 4 ग्राफ्स रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? 4 ग्राफ्स रूल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपका क्या होता है कि आपका जो एडेनिन है वो आपका थाइमीन के साथ में पेयर बनाता है विद 2 बॉन्ड्स। ठीक है। और ऐसे ही जो आपका ग्वानिन है वो आपका साइटोसिन के साथ में आपका पेयर बनाता है विद 3 बॉन्ड्स। ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं आपके। ठीक। अब जो बाकी के इन्होंने दे रखे हैं ये हमारे इस रूल को वायलेट करते हैं, इसलिए ये जो है आपका इनकरेक्ट है, सिर्फ आपका ए वाला करेक्ट है। ठीक है। अब एक ना एक मतलब तरीका है इसको याद रखने का, ATGC। ये एक शॉर्ट फॉर्म अगर तुम अपने दिमाग में बना लोगे, ये बिठा लोगे ATGC, तो तुम्हें ये पता है कि भाई ए और टी साथ में जाएगा और जी और सी साथ में जाएगा। ठीक है। ये एक इसका गोल्डन रूल है, इसको अगर तुम लोग याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ATGC। ठीक है। चलो चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ये बोल रखा है दैट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन्वॉल्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन हमारे को ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि भाई इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो तुम्हारा, ये बच्चों 2019 का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका 2025 का ही क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि भाई क्लॉटिंग जो होती है आपकी, जब ब्लड क्लॉट बनता है तो कौन सा इसमें से आपका प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी, फाइब्रिनोजन। ठीक है। फाइब्रिनोजन जो होता है आपका, ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉट करने में आपकी हेल्प करता है, फॉर्मेशन में, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है? ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आपका इंजरी होती है। ठीक है। कहीं गिर गए, कहीं कट गई, ठीक है, हमारे हाथ में चोट लग गई, वहाँ से खून आया, इंजरी हो गई।
ठीक है। अब जैसे ही हमारी इंजरी होती है तो क्या होता है कि भाई वहाँ से एक आपका सिग्नल जाता है ब्रेन में, और जो हमारी प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, जो हमारी ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, वो क्लॉटिंग फैक्टर को आपका रिलीज़ करने लगती है। ठीक है। अब जैसे ही आपको क्लॉटिंग फैक्टर जो रिलीज़ होता है तो आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका कि जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन ये आपका कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है ये आपका? थ्रोम्बिन में। ठीक है। अब जब ये आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया तो देन जो थ्रोम्बिन है आपका वो इस फाइब्रिनोजन को, ये जो फाइब्रिनोजन है आपका, ठीक है, फाइब्रिनोजन है आपका, इसको ये फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है। और जब ये आपका फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है तो जो फाइब्रिन है आपका ये एक ऐसे मैश के जैसा फॉर्म करता है हमारे क्लॉट पे, जिसकी वजह से हमारा जो क्लॉट है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। पैथोनोजेंस जो हमारे होते हैं ये डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, ये आपके क्लॉटिंग एजेंट्स नहीं होते, इनकी वजह से आपके डिजीज़ होती है। ठीक है। मैक्रोफेजेस जो होते हैं आपके, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारे इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फेगोसाइट्स जो होते हैं आपके, ये इन पैथोजेंस को खाने का काम करते हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे को ये पूछा गया है कि भाई इनिशियल डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन वाज डन बाय, मतलब एंटीबायोटिक में आपका पेंसिलिन जो था सबसे पहले यही डिस्कवर करा गया था। तो इनिशियल डिस्कवरी इसकी किसने करी थी? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका हर जगह पूछा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, इसका आंसर होता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे इन्होंने 1928 में इन्होंने ऑब्जर्व करा था कि एक जो मोल्ड है, ठीक है, मोल्ड है, ये जो पेंसिलिन होता है आपका एक मोल्ड से डिराइव होता है। ठीक है। पेंसिलियम जो है वो बैक्टीरियाज को किल करता है। ठीक है। तो वहाँ से आपका उन्होंने पेंसिलियम से आपका पेंसिलिन निकाला। ठीक है, उससे डिस्कवर करा। ठीक। जो आपके मिस्टर क्रिक थे, आपके फ्रांसिस क्रिक थे, जिन्होंने आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो था उसको इन्होंने डिस्कवर करा था कि भाई डीएनए का जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जो आपके मॉरिस वाइकिन थे, इन्होंने आपका डीएनए के स्ट्रक्चर पे आगे काम करा था। और चार्ल्स डार्विन ने हमारे को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। ठीक है, क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेक्टर ऑफ मलेरिया पैरासाइट इज। ठीक है, ये भी ये जो है ना यहाँ पे मिसप्रिंट, आप प्लीज़ इस पर ध्यान मत देना, ये सारे के सारे आपके 2025 के ही क्वेश्चन हैं। ठीक है। वेक्टर ऑफ मलेरिया पूछा जा रहा है कि भाई जो मलेरिया है, मलेरिया का पैरासाइट है, वो किसके थ्रू आपका फैलता है। ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, इसमें मतलब बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि भाई विलन है कौन। ठीक है। मलेरिया का पैरासाइट जब तक भाई उस विलन के थ्रू किसी के अंदर जाएगा नहीं, उस फैक्टर के थ्रू किसी के अंदर जाएगा नहीं, तो तब तक वो ट्रांसमिट नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली हमसे विलन पूछा जा रहा है कि मेन विलन है कौन मलेरिया के पीछे, ये तो बताओ। ठीक है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो है फीमेल एनाफलीज मस्कीटो, आपका सी वाला। फीमेल एनाफलीज मस्कीटो क्या होती है? ओनली यही जो आपकी मस्कीटो होती है, इसी के काटने से ये फैलता है, कोई और मस्कीटो के काटने से नहीं फैलता। ठीक है। ये क्या करती है? ये ह्यूमन को काटती है। ठीक है। इसने पहले किसी ह्यूमन को कट करा उनका ब्लड सक करने के लिए। ठीक है। अब जब इन्होंने काटा तो इसने क्या करा कि इसने उसके अंदर ना थोड़े से अपने एग्स छोड़ दिए, मतलब जो इसके अंदर पैरासाइट था, इसके अंदर मलेरिया का जो पैरासाइट था उसको छोड़ दिया। ठीक है। अब जब ये मलेरिया का पैरासाइट इसने इस इंसान के अंदर छोड़ दिया, ठीक है, ये जो मलेरिया का पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम होता है ये जर्नली। ठीक है। इस प्लाज्मोडियम को, इस पैरासाइट को इसने छोड़ दिया, तो फिर ये ह्यूमंस के अंदर डेवलप करता है आगे, जिसकी वजह से आपको मलेरिया हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जो आपके मेल एनाफलीज मस्कीटो होते हैं ये इंसानों को नहीं काटते। ठीक है। जो आपका मेल कल्क्स मस्कीटो होता है, इससे आपका फाइलेरिया होता है, मलेरिया नहीं होता। ठीक है। फाइलेरिया होता है इससे। और जो आपकी फीमेल क्लक्स मस्कीटो होती है, ये भी आपके फाइलेरिया को स्प्रेड करने में काम करती है। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को दो इन्होंने पेयरिंग दे रखी है, दो हमारे को इन्होंने यहाँ पे पेयरिंग दे रखी है और पूछ रहे हैं कि भाई इसमें से करेक्ट कौन सा है हमारा। ठीक है, मलेरिया को इन्होंने माइक्रोबैक्टीरियम के साथ दे रखा है और टीबी को इन्होंने प्लाज्मोडियम के साथ दे रखा है। अब ये हमारे को बोल रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट वाला सही है, सिर्फ सेकंड वाला सही है, दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें कौन सा है, हमारा आंसर इसमें ये है डी वाला, नाइदर वन नॉर टू, मतलब कि ये दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा मलेरिया होता है, मलेरिया जो कॉज करता है वो आपका प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम नहीं होता, प्लाज्मोडियम जो होता है उसकी वजह से आपका मलेरिया हो रहा है। ठीक है, कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था कि जो प्लाज्मोडियम होता है आपका उसकी वजह से आपका मलेरिया हो रहा है। और जो टीबी होता है आपका, ये जो टीबी होता है आपका, ये आपका माइकोबैक्टीरियम की वजह से होता है। ठीक है, ना कि प्लाज्मोडियम की वजह से। तो देखो यार बच्चों, कई बार क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस ना जानबूझ के दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि यार दोनों में से एक तो सही होगा ही, ऐसे थोड़ी होगा कि दोनों के दोनों गलत दे दिए। तो आपके दिमाग में ये डी वाला ऑप्शन क्लिक ही नहीं करेगा। तो जानबूझ के आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई जिसमें आपको उल्टा पुल्टा करके दे देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कहीं तो क्लिक होएगा कि अरे यार टीबी के साथ में कहीं ना कहीं तो माइकोबैक्टीरियम था ही, कहीं तो हमने प्लाज्मोडियम भी मलेरिया के साथ में पढ़ा था, मतलब कुछ ना कुछ क्लिक करेगा। तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा गलत करते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत आराम से सोच समझ कर अपने आंसर को चुनना है। आपको ये सोचना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं इन लोगों ने आपको ट्रैप में फंसाने के लिए डिजीज़ को उल्टा पुल्टा कर रखा है, पैथोजेंस को आगे पीछे कर रखा है। ठीक है, तो आराम से आपको इसको सोच के एकदम खाली दिमाग से, एकदम शांत मन के साथ में आपको अपने करेक्ट आंसर को टिक लगाना है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को ये बोल रहा है कि विटामिन B1 जो है आपका, विटामिन B1 उसका दूसरा नाम क्या होता है, उसका आपका जो केमिकल नेम होता है उसका दूसरा नाम वो क्या होता है, ऑल्सो किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास में बी, आपका थाइमिन। ठीक है, जो विटामिन B1 होता है उसको आपका थाइमिन भी बोलते हैं। ठीक है, जो B2 होता है आपका उसको आपका राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है, रेटिनॉल जो होता है आपका विटामिन ए होता है। एंड टोकोफेरॉल जो होता है आपका वो विटामिन ई होता है। विटामिन B1 की जो कमी होती है उससे आपको बेरी बेरी डिजीज़ भी होती है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, बेरी बेरी डिजीज़ जो है वो विटामिन B1 की कमी से आपको होती है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके एनडीए के बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे जो कि आपके 2025 के शिफ्ट 1 में आपको पूछे गए थे, जो फर्स्ट वाले पेपर में आपको पूछे गए थे। ठीक है, अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है, जितनी डिटेल में आप लोगों को डिस्क्राइब कर सकती थी उतनी डिटेल में इन्हें डिस्क्राइब करा है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको और डिटेल में समझना होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ मैं बहुत जल्द आपको ऐसे ही अगली क्लास में अगले क्वेश्चन पेपर के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड, हमारी और वीडियोस आएंगी, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स अभी सबकी वीडियोस आनी है, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।